हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में बीएससी एजी के थर्ड सेमेस्टर के प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट्स से संबंधित वीडियो लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो लेक्चर में थर्ड सेमेस्टर के प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट के अधिकांश सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया गया है। फिर भी मुझे लगता है कि 20 से 30% सिलेबस शायद इसमें रह गया है, इसको हम कवर नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो भी यहाँ पर सिलेबस कवर किया गया है, मुझे उम्मीद है कि इस सिलेबस से या इस पार्ट से जो हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो आपका 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें से मुझे लग रहा है कि 25 से 30 क्वेश्चन जो है आपके इस वीडियो लेक्चर में आने वाले हैं, श्योर है। ठीक है, तो आइए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, उन व्यूअर्स से जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन फ्यूचर जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले प्राप्त हो सके और जिससे वो अधिक से अधिक उसे लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्लांट ब्रीडिंग के फील्ड के बारे में। तो प्लांट ब्रीडिंग का जो फील्ड है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका जर्म प्लाज या प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, दूसरा है आपका ब्रीडिंग टेक्निक और तीसरा है आपका सीड प्रोडक्शन टेक्निक। तो जैसा कि स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे, समझेंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही मालूम होंगी, फिर भी हमने उसको एक बार रिवीजन के तौर पर यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। तो सबसे पहले हम फील्ड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग को देखें। तो फील्ड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में ये 3 फील्ड हैं। कौन कौन से हैं? पहला जर्म प्लाज है या प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, दूसरा है ब्रीडिंग टेक्निक और तीसरा है आपका सीड प्रोडक्शन टेक्निक। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव होता है हाई यील्ड, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस यानी उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी यानी जो प्रतिरोधी प्रजातियां होती हैं उनको जो है उनको डेवलप करना, और गेन इन एडेप्टेबिलिटी अनुकूलता में वृद्धि करना, एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ टू न्यू एरिया, ग्राफ नहीं क्रॉप होना चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ क्रॉप्स टू न्यू एरिया यानी फसलों को नए क्षेत्रों में प्रसार करना। ठीक है, मतलब नई फसलों, जो भी फसलें उपलब्ध हैं, जैसे मान लीजिए कोई एरिया है तो वहाँ पर कोई क्रॉप है तो उसको उस स्थान से ले जाकर किसी दूसरे स्थान पर उसको पहुँचाना, यानी उसका कह सकते हैं कि क्या करें, उसको क्या करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका सिंक्रोनस क्रॉप। ठीक है, सिंक्रोनस क्रॉप यानी ऐसी फसलें उगाई जाएँ। तो बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनमें जो है उनका जो मैच्योरेशन पीरियड होता है वो डिफ़र करता है। तो इस तरीके से उसको हैंडल किया जाए कि उसका जो राइपनिंग स्टेज है वो एक साथ आए। ठीक है, तो इस तरीके से क्रॉप को भी यहाँ पर डेवलप करने का प्रयास किया जाता है प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से। ठीक है, तो ये थे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें से सारी चीज़ें आपको पता होंगी। फील्ड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग भी आप जानते होंगे और हाई यील्ड भी जानते होंगे। आगे चलते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आपको मालूम है। आगे चलते हैं, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ पर। रिप्रोडक्शन के मेथड, तो रिप्रोडक्शन के 2 मेथड हैं, सबको मालूम है कौन कौन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक और लैंगिक जनन। ठीक है, सबसे पहले देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जो अलैंगिक जनन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके कई टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? पहला है भाई अंडरग्राउंड स्टेम्स यानी भूमिगत तनों के द्वारा, बाई कटिंग ऑफ नॉर्मल स्टेम एंड रूट्स यानी सामान्य तनों और जड़ों के कटिंग के द्वारा, यानी उनके कर्तन के द्वारा उनको कट करके, बाई लेयरिंग, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, ये लिविंग नहीं बल्कि लेयरिंग होना चाहिए। ठीक है, बाई लेयरिंग। ठीक है, बाई लेयरिंग या इसको हिंदी में कहते हैं गूटी के द्वारा। ठीक है, और बाई ग्राफ्टिंग, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा उसको, लिविंग नहीं बल्कि लेयरिंग है, बाई लेयरिंग और बाई ग्राफ्टिंग, ग्राफ्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 मेथड हैं। अब चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं। तो बाई अंडरग्राउंड स्टेम में आप देखेंगे इसमें राइजोम है, आपका ट्यूबर है, बल्ब है और आपका कॉर्म है। तो राइजोम में देखें तो राइजोम में जैसे आपका राइजोम के एग्जाम्पल आपका जिंजर और टर्मरिक, और ट्यूबर की आपका पोटैटो यहाँ पर दिया गया है, बल्ब का आपका ऑनियन और गार्लिक, और आपका कॉर्म का आपका क्लोकेसिया। क्लोकेसिया में आपका स्क्लेंटा और क्लोकेसिया आपका एक और है बारबेंडस, है ना, 2 हैं। चलिए आगे चलते हैं। बाई कटिंग ऑफ नॉर्मल स्टेम ऑफ, यहाँ पर OFF हो गया तो थोड़ा सा काफ़ी मिस्टेक हुई है, चूँकि बहुत इसको फास्ट जो है एडिट किया गया है। एडिट क्या करेंगे इसको मतलब टाइपिंग किया गया है। तो बाई कटिंग ऑफ नॉर्मल स्टेम एंड रूट्स, दूसरा जो मेथड है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, नॉर्मल रूट और स्टेम के कटिंग के द्वारा। तो सबसे पहले इसमें रूट कटिंग दिया गया है। रूट कटिंग में जैसे आपका लेमन और ऑरेंज, और आपका स्टेम कटिंग में आपका शुगर केन हो गया, रोज हो गया, और आपका स्वीट पोटैटो। इस तरीके से आपका स्टेम कटिंग से इनको प्रोपेगेट किया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। अगला है बाई लेयरिंग। लेयरिंग के द्वारा, लेयरिंग मोस्टली आपका फ्रूट्स में होता है। लेयरिंग जो करते हैं मोस्टली फ्रूट्स में करते हैं। और ग्राफ्टिंग ये भी आपका जनरली फ्रूट्स में ही किया जाता है। ठीक है, तो लेयरिंग और ग्राफ्टिंग ये आपके फ्रूट से रिलेटेड है। और बाई कटिंग ऑफ नॉर्मल स्टेम एंड रूट्स, तो रूट वाला आपका लेमन और ऑरेंज, और आपका स्टेम वाला आपका शुगर केन, रोज और स्वीट पोटैटो।
आगे भाई अंडरग्राउंड स्टम से, अंडरग्राउंड स्टम में 4 प्रकार हैं, राइजोम है, ट्यूबर है, बल्ब है और कॉर्म है, ठीक है। सबके एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल ही पूछेगा, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस या असंग जनन क्या है? तो एपोमिक्सिस को देखें तो एपोमिक्सिस मीन्स आपका यानी एक सेल के द्वारा, ठीक है, या और कोई एम्ब्रियोसाइक यानी जो आपका भ्रूणकोष है, भ्रूणकोष की और किसी कोशिका के द्वारा। थोड़ा सा और इसको बढ़ा लें क्या, 1 मिनट, आपके समझने के लिए थोड़ा सा इसको हम और बड़ा कर लेते हैं। अब दिख रहा होगा थोड़ा सा, है ना। चलिए अब देखते हैं। एपोमिक्सिस मीन्स होता है आपका एग सेल, ठीक है, या फिर एम्ब्रियोसाइक की जो और कोशिकाएं हैं। एम्ब्रियोसाइक की और कौन सी कोशिका हो सकती हैं? एम्ब्रियोसाइक की कोशिका जैसे आपका एंटीपोडल्स हो गया, पोलर न्यूक्लियाई हो गया, ठीक है, ये है आपका, या साइनोइड्स हो गया। तो नॉर्मली आपका एंटीपोडल से ही यूज किया जाता है। तो एग सेल के द्वारा या एंटीपोडल्स के द्वारा या फिर आपका एंटीग्यूमेंट्स के द्वारा। एंटीग्यूमेंट्स यानी आपका यानी जो एम्ब्रियोसाइक होता है, एम्ब्रियोसाइक के जो चारों तरफ कवरिंग होती है, इसको एंटीग्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है, अध्यावरण हिंदी में बोलते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन तीनों के द्वारा, या तो एक्सेल के द्वारा या फिर एम्ब्रियोसाइक की किसी कोशिका के द्वारा, या फिर जो है आपका देखिए एम्ब्रियोसाइक की कोशिका ये भी है, एक्सेल भी है, लेकिन नॉर्मली एक्सेल से होता है, लेकिन कभी कभी एक्सेल नहीं है तो किसी और कोशिका से भी हो जाएगा, ठीक है, जैसे आपका एंटीपोडल से हो जाएगा या फिर आपका एंटीग्यूमेंट्स की किसी कोशिका से हो जाएगा, लेकिन निषेचन नहीं होगा, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो इनमें से किसी एक कोशिका के द्वारा बिना निषेचन के जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तब उसे ही कहते हैं एपोमिक्सिस, ठीक है। सबको पता है इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो तब उसे एपोमिक्सिस कहते हैं। चलिए एपोमिक्सिस के टाइप्स देख लेते हैं। टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस के प्रकार। तो एपोमिक्सिस के 2 प्रकार हैं। देखिए एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा। एपोमिक्सिस के 2 प्रकार, पहला प्रकार है इसका वेजिटेटिव एपोमिक्सिस और दूसरा इसको जो टाइप है वो है आपका एगैमोस्पर्मी। वेजिटेटिव एपोमिक्सिस यानी वनस्पतिक जो है आपका असंगजन, इसमें बुलबिल्स फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या निर्माण होता है? तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपका बुलबिल्स के द्वारा होता है, यानी जो फ्लावर होते हैं, जहाँ पुष्प होते हैं, पुष्प के स्थान पर एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण हो जाता है जो कि सीड के जैसा बिहेव करता है, उसे कहते हैं बुलबिल्स कहते हैं। तो इसमें बुलबिल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल ही पूछेगा, ठीक है। पोवा, एलियम और अगेव, ठीक है, पोवा, एलियम और अगेव, ठीक है। वेजिटेटिव एपोमिक्सिस में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी आपका जो फ्लावर होता है, फ्लावर्स में एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, इसे बुलबिल्स कहते हैं। और बुलबिल्स जो है आपका फिर से एक नए पौधे को जन्म देती है। तो इसके एग्जाम्पल आपका जो जिसमें बुलबिल्स फॉर्मेशन होता है वो आपका पोवा है, एलियम है और अगेव, ठीक है। दूसरा टाइप देखें एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी इसमें जो है आपका सीड के द्वारा संगजनन होता है, ठीक है। इसमें जो है सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सीड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन सीड जो बनेगा वो आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन वाला बनेगा, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। एगैमोस्पर्मी जो है आपका 3 प्रकार होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से 3 प्रकार हैं। तो पहला है आपका नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, ठीक है। फर्स्ट पहला क्या है? पहला है आपका नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। सारी चीज़ें हमने क्लासेस में आपके बेहतर तरीके से समझाया हुआ है, बताया हुआ है, तो बस आपको एक बार रिवाइज करना है, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। पहला है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस या अनावर्ती असंगजनन। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या है? देखिए इसमें पॉइंट वाइज दिया गया है कि नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या है। तो एम्ब्रियोसाइक फॉर्मेशन बाई नॉर्मल मियोसिस, ठीक है। इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है वो पाया जाता है। अब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो यानी जो सेल्स होंगी, कोशिकाएं होंगी, वो सब हैप्लॉइड होंगी, ठीक है। तो ऑल सेल्स हैप्लॉइड, केवल छोड़ करके किसको? सभी कोशिकाएं हैप्लॉइड होती हैं, अगुणित होती हैं, यानी n नंबर वाली होती हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। केवल ये पोलर न्यूक्लियाई जो होता है ये आपका 2n होता है, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई यानी आपका जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो आपका 2n होता है। चलिए एम्ब्रियो के फॉर्मेशन संबंधित बातें देखते हैं। तो ये तो आपका एपोमिक्सिस यानी नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में 2 बातें हमने समझी कि इसमें जो है आपका जो नॉर्मल आपका मियोसिस होगा, नॉर्मल मियोसिस से जो है एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन होगा। तो एम्ब्रियोसाइक के अंदर जो कोशिकाएं होंगी वो सब हैप्लॉइड होंगी, केवल पोलर न्यूक्लियाई को छोड़ करके। अब चलिए देखते हैं एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एक सेल से हो रहा है तब उसे बोलेंगे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे, और अगर अन्य कोशिका से किसी अदर सेल से हो रहा है तब उसे बोलेंगे हैप्लॉइड एपोगेमी कहेंगे। तो ये टर्म याद रखिएगा, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस क्या है और हैप्लॉइड एपोगेमी क्या है। तो पूछ सकता है कि हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस मीन्स, तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय एक सेल, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय अदर सेल एंटीपोडल्स, या फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दे सकता है। तो याद रखिएगा एक सेल से अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तब इस प्रोसेस को बोलेंगे हम हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, और किसी अन्य कोशिका से अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे हैप्लॉइड एपोगेमी, ठीक है। एपोगेमी जो टर्म है आपका अदर सेल के लिए है, और पार्थेनोजेनेसिस जो टर्म है आपका ये एक सेल के लिए है। चलिए एग्जांपल इसके देख लेते हैं। तो इस प्रकार का यानी नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं गेहूं में, जौ और मक्का में। गेहूं, जौ और मक्का में इस प्रकार के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो टाइप है आपका वो है आपका रिकरेंट एपोमिक्सिस, ठीक है। एगाइमोस्पर्मी का जो दूसरा टाइप है वो आपका रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है? इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता, ठीक है। याद रखिएगा जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होगा तो जो सेल्स यानी एम्ब्रियोसाइक यानी भ्रूण कोश के अंदर जो कोशिकाएं बनेंगी वो सब होंगी 2n होंगी, ठीक है, डिप्लॉइड होंगी, ठीक है। अतः सभी कोशिकाएं जो है द्विगुणित यानी आपका डिप्लॉइड होती हैं। जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होगा तो सभी कोशिकाएं क्या होंगी? वो डिप्लॉइड होंगी।
चलिए अब देखते हैं, पहले एम्ब्रियोसाइक के देखते हैं। तो पहले इसमें एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन होगा। तो एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन अगर आर्चेस्पोरियम से हो रहा है, ठीक है, अगर एम्ब्रियोसाइक जो है भ्रूणकोष अगर आर्चेस्पोरियम से बन रहा है तब इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं जेनेरेटिव एपोस्पोरी, ठीक है। और अगर किसी अन्य कोशिका से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी आपका जो बीजांडकाय है, अगर बीजांडकाय के किसी अन्य कोशिका से एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं सोमैटिक एपोस्पोरी, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? सोमैटिक एपोस्पोरी। तो टर्म याद रखिएगा, टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो था एम्ब्रियोसाइक के फॉर्मेशन की बात। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो के, ठीक है, भ्रूण का निर्माण कैसे होगा। तो फिर से वही बात, अगर एम्ब्रियो का निर्माण अगर एक सेल से हो रहा है तो अब यहाँ पर डिप्लॉयड होगा, हैप्लॉयड नहीं होगा, ठीक। तो इसे बोलेंगे डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। तो ऊपर वाला जो है सेम वैसा ही होगा, वहाँ पर हैप्लॉयड था, यहाँ पर डिप्लॉयड हो जाएगा। एक सेल से होगा तो उसे बोलेंगे डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। अदर सेल से होगा अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन तो इसे बोलेंगे डिप्लॉयड एपोगेमी, ठीक है। सब कुछ सेम वैसे है। एपोगेमी यहाँ भी है, एपोगेमी ऊपर भी था जब अदर सेल से बनेगा। पार्थेनोजेनेसिस यहाँ भी है, पार्थेनोजेनेसिस वहाँ ऊपर भी था। केवल डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है वो है डिप्लॉयड, ठीक है, 2n है, ठीक है, 2n है, इसलिए इसे बोलते हैं रिकरेंट, ठीक है, इसलिए इसे इसको बोलते हैं रिकरेंट। चलिए उतना डिटेल नहीं जानना है, बस इतना ही आपके लिए बहुत है। आगे चलते हैं, तीसरा जो टाइप है आपका एगोमेस्पर्मी का जो आपका तीसरा टाइप है वो है आपका एडवेंचियो एम्ब्रियोनी, ठीक है। भ्रूणकोष का निर्माण नहीं होता, ठीक है। इस प्रकार के अपस्थानिक भ्रूणता या एडवेंचियो एम्ब्रियोनी में क्या होता है, इसमें भ्रूणकोष यानी एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन होता ही नहीं, ठीक है। अभी हमने ऊपर समझा था सबसे ऊपर नॉन रिकरेंट में जो आपका एम्ब्रियोसाइक बनता है वो आपका जो सामान्य अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है उसके द्वारा बनता है। तो इसमें जो भ्रूणकोष होता है, भ्रूणकोष की कोशिकाएं सभी हैप्लॉयड होती हैं। दूसरा वाला हमने पढ़ा रिकरेंट वाले में, तो रिकरेंट में हमने पढ़ा कि जब आर्चेस्पोरियम से होगा तो उसे जेनेरेटिव बोलेंगे, जब अदर सेल से होगा तो उसे बोलेंगे सोमैटिक बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से टर्म हमने यूज किया था। पर इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन को हमने समझा दोनों में, ठीक है। तो ये इसमें एम्ब्रियोसाइक बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसमें भ्रूणकोष का निर्माण होगा नहीं, डायरेक्ट जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, सीधे ही भ्रूण बन जाता है। एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन नहीं होता है और डायरेक्ट ही आपका भ्रूण यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या तो इंटीग्यूमेंट से होगा, ठीक है, इंटीग्यूमेंट्स का मतलब जो कवरिंग होती है, ठीक है, या तो इंटीग्यूमेंट से होगा यानी बाह्य आवरण से होगा, ठीक है, या फिर आपका न्यूक्लियस से होगा, बीजांडकाय से होगा, ठीक है। या तो न्यूक्लियस से होगा या तो आपका इंटीग्यूमेंट्स होगा। इंटीग्यूमेंट्स या न्यूक्लियस में से किसी से एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। चूँकि इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं यानी जो इसमें कोशिकाओं की संख्या होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत सारे भ्रूण बन जाते हैं, ठीक है। तो बिना भ्रूणकोष बने सीधा भ्रूण का विकास हो जाए, बिना भ्रूणकोष यानी बिना एम्ब्रियोसाइक के बने जब सीधे भ्रूण का यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है तब इसे हम कहते हैं एडवेंचियो एम्ब्रियोनी, इसे कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल आपका एडवेंचियो एम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल है गुलाब और नारंगी, ठीक है, गुलाब और नारंगी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये था अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था, उसके बाद हमने एपोमेक्सिस पढ़ा, ठीक है। तो एपोमेक्सिस जो है आपका सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच का जो है फेज़ होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब आपस में मिलते हैं, फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तब युग्मनज बनता है। और जाइगोट फिर आगे चल के आगे जो है प्रोसीड होकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बनता है, एम्ब्रियो बनाता है। और एम्ब्रियो जो कि आपका पार्ट ऑफ होता है सीड, ठीक है, ये बीज का भाग होता है और फिर बाद में मॉडिफाई होकर ये पूरी तरीके से सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से जाइगोट आके फिर एम्ब्रियो ही डेवलप होकर मतलब एम्ब्रियो ही और आगे मॉडिफाई होगा, जाइगोट आगे मॉडिफाई होकर एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो जो कि पार्ट है आपका सीड का, अर्थात अल्टीमेटली सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक, पढ़ लेते हैं, ठीक है। यानी जो फूल होता है, फूल के कौन कौन से भाग होते हैं तो सभी को मालूम है। कलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोसियम होता है। कलिक्स की जो एक यूनिट होती है उसे सेपल कहते हैं, कोरोला की एक यूनिट को पेटल बोलते हैं, ठीक है। और एंड्रोसियम जो है आपका, एंड्रोसियम नहीं आपका पुमंग जिसको बोलते हैं, इसकी जो एक यूनिट होती है उसको स्टेमन कहते हैं, यानी पुंकेसर। पुंकेसर के 3 पार्ट होते हैं पुंकेसर के। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, आपका एंथर होता है जो मेन पार्ट इसका है, इसके अलावा आपका कनेक्टिव होता है और आपका फिलामेंट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंथर की बात करें, स्टेमन का पार्ट होता है एंथर और एंथर में पॉलन ग्रेन यानी परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं, कैलिक्स की एक यूनिट को बोलते हैं सेपल, कोरोला की एक यूनिट को बोलते हैं पेटल, एंड्रोसियम की एक यूनिट को बोलते हैं स्टेमन और स्टेमन का पार्ट होता है एंथर और एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन यानी परागकण का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक और बचा इसमें चौथा पार्ट इसका गाइनेसियम, ठीक है। गाइनेसियम क्या है, गाइनेसियम यानी जायांग फीमेल पार्ट, हाँ इसको तो हमने बताया नहीं, तो वैसे मालूम सबको है लेकिन फिर भी बता देते हैं। जो एंड्रोसियम है आपका, एंड्रोसियम ये मेल पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव मेल पार्ट फ्लावर का, और जो आपका गाइनेसियम है ये फ्लावर का रिप्रोडक्टिव फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। ये इसका मादा जननांग होता है, ठीक है, गाइनेसियम की एक यूनिट को बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है। और पिस्टिल की फिर जो है आपका पार्ट होता है ओवरी और ओवरी के अंदर ओयूल बनता है और ओयूल के अंदर एक सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक सेल जो कि आपका फीमेल गैमेट है।
तो पॉलन ग्रेन यानी परागकण और एक सेल इनके मिलने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ओवरी जो होती है, ओवरी से आपका फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, और ओयूल जो होता है बीजांड, इससे सीड का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इन एंथर सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। लघु बीजाणुधानी या फिर आपका परागकोश में लघु बीजाणुओं के बनने को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तो जो माइक्रोस्पोर जो होते हैं यानी जो लघु बीजाणु बनते हैं, ठीक है, या पॉलन ग्रेन परागकण बनते हैं, ये बनते हैं एंथर सैक में या माइक्रोस्पोरेंजिया में। अब एक एंथर में 2 लोब होते हैं, ठीक है, एक एंथर में 2 लोब पाए जाते हैं और एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं। तो अल्टीमेटली देखें तो जो 2 लोब होते हैं उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, सबको आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर जो होता है यानी जो आपका पॉलन ग्रेन परागकण है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। कौन कौन से 2 केंद्रक होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा होता है ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये तो था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब आगे बढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी आपका फीमेल पार्ट का फॉर्मेशन यानी मेगास्पोरोफिल का फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर यानी आपका गुर बीजाणु का निर्माण जो है आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रियो सैक जो होता है यानी जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश में 8 प्रकार की केंद्रक अथवा कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कौन कौन सी हैं, पहला है आपका पोलर न्यूक्लियाई, इसमें 2 होते हैं, ठीक है। एंटीपोडल्स इसमें 3 होते हैं। जो साइनरिगड से सहायक कोशिका होती है इसमें 2 होते हैं, और एक्सेल यानी 1। तो तीनों को चारों को जोड़ देंगे तो आपका 2 3 5 5 2 7 1 8, ठीक है। ये 8 केंद्रक या कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूणकोश में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। परागण एवं निषेचन, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पॉलिनेशन क्या है, तो पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने को परागण कहा जाता है। परागण क्या है, पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने को परागण कहते हैं। सभी को पता है इसकी डिफिनेशन क्या है। जो पॉलन ग्रेन परागकण होते हैं, ये जो है आपका जो पॉलन ग्रेन यानी परागकण है, परागकण जो है आपका कहाँ से, एंथर से, ठीक है। एंथर यानी पराग कोश से, ठीक है, एंथर सैक या एंथर से वहाँ से निकलते हैं और ये कहाँ पर पहुँच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर, स्टिग्मा पर पहुँच जाते हैं। तो इसे ही कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 प्रकार का होता है। कौन से 2 प्रकार हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन यानी आपका स्वपरागण, और दूसरा है होता है आपका परपरागण यानी आपका क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन भी 2 प्रकार का होता है, ऑटोगेमी और गिटनोगेमी। सभी को मालूम है ऑटोगेमी क्या है। ऑटोगेमी का मतलब यानी जब बाइसेक्सुअलिटी पाई जाती है, ठीक है, जब बाइसेक्सुअलिटी पाई जाती है। बाइसेक्सुअलिटी किसमें, बाइसेक्सुअलिटी इन फ्लावर, ठीक है, जब फूल में द्विलिंगता पाई जाती है, जब फूल हमारा द्विलिंगी होता है, मेल और फीमेल जो फ्लावर होते, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है जब एक ही फूल से संबंधित होते हैं, एक ही फूल में दोनों पार्ट पाए जाते हैं, तब उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगेमी की चांसेज होते हैं। ऑटोगेमी चांसेज क्या है, ऑटोगेमी होते ही हैं, ठीक है। और ये जो आपका गिटनोगेमी है, गिटनोगेमी उस कंडीशन में होता है जब हमारा फूल जो है यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। प्लांट हमारा बाइसेक्सुअल होता है लेकिन जो आपका जो फ्लावर होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे यहाँ पर फीमेल पार्ट, फीमेल फ्लावर है और यहाँ पर ऊपर जो है यहाँ पर कोई मेल फ्लावर है, ठीक है। तो इसके पॉलन ग्रेन आकर के इसके जो है पॉलन ग्रेन यहाँ से निकलेंगे इसके एंथर सैक से, और यहाँ पर इसके स्टिग्मा पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो एक ही प्लांट से संबंधित हैं लेकिन अलग अलग फूल हैं, ठीक है। तब इस प्रकार को हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं गिटनोगेमी, ठीक है, इसे कहते हैं गिटनोगेमी। ये इस कंडीशन को मोनोसियस कंडीशन भी कहते हैं। जब मेल और फीमेल जो फूल जो है एक पौधे के अलग अलग शाखाओं पर पाए जाते हैं तो इस कंडीशन को मोनोसियस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कहते हैं मोनोसियस, ठीक है। तो ये था आपका सेल्फ पॉलिनेशन के 2 प्रकार, ऑटोगेमी और गिटनोगेमी। ऑटोगेमी बाइसेक्सुअलिटी, जब हमारा जो फ्लावर जो बाइसेक्सुअल होगा उस कंडीशन में है, यानी आपका हर्माफ्रोडाइट वाली कंडीशन में पाया जाएगा। और जो गिटनोगेमी कंडीशन है ये आपका मोनोसियस कंडीशन में पाया जाएगा, अर्थात जब मेल और फीमेल जो है फ्लावर एक ही पौधे में होंगे लेकिन अलग अलग शाखाओं पर होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा जो पॉलिनेशन है उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, तो क्रॉस पॉलिनेशन की सबको डेफिनेशन पता है कि क्रॉस पॉलिनेशन उसे कहते हैं जब पॉलिनेशन के लिए जो है 2 पौधों की आवश्यकता हो, ठीक है, मतलब एक प्लांट से संबंधित ना हो, यानी पॉलिनेशन के लिए 2 पौधों की आवश्यकता हो, ठीक है, लेकिन वो दोनों एक ही स्पीसीज से संबंधित हो, ठीक है, दोनों एक ही जाति के हों, ठीक है। तब इस प्रकार के पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। एक टर्म होता है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, युग्मनज का। ये जो है आपका ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है, इसे सत्य निषेचन कहते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट मिल करके जब निषेचन करते हैं तो इस प्रकार के निषेचन को ट्रू फर्टिलाइजेशन या सत्य निषेचन कहते हैं। और दूसरा एक और निषेचन होता है एंजियोस्पर्म प्लांट में, आवृतबीजी पौधों में। वो कौन सा निषेचन है, जब मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ध्रुवीय केंद्रक,
ये दोनों मिलते हैं तो एंडोस्पर्म यानी भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 बार निषेचन होता है। आवृतबीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होती है, चूँकि हमने बताया था कि जो पॉलिन परागकण बनता है, परागकण में 2 गैमेट बनते हैं, 2 मेल गैमेट बनते हैं। तो एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है, भ्रूणकोश बनाता है, सॉरी भ्रूणपोष, ठीक है। एंडोस्पर्म यानी का भ्रूणपोष बनाता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन जो आपका जो की खोज जो है 1898 में नवासीन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने लिलिएसी जो प्लांट होते हैं, जो लिलिएसी जो आपका फैमिली है उसके पौधों में इन्होंने इसको खोजा था। 1898 में नवासीन नामक वैज्ञानिक नवासीन ने लिलिएसी जो आपका जो फैमिली होती है, जो पौधों की का एक जो कुल होता है उसमें इन्होंने देखा था, ठीक है। तो लिलिएसी जो या लिलिसियस जो प्लांट होते हैं, लिलिसियस प्लांट में नवासीन वैज्ञानिक ने 1898 में डबल फर्टिलाइजेशन को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, इसकी खोज की थी। चलिए आगे देखते हैं कॉन्ट्रोवेंसेस यानी युक्तियाँ, यानी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए पौधों में कुछ युक्तियाँ पाई जाती हैं, पौधे में कुछ टेक्निक होती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो स्वपरागण को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए बाइसेक्सुअलिटी पाई जाती है। देखिए, जब द्विलिंगता होगी तो वो स्वपरागण यानी आपका सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा, ठीक है। होमोगेमी, अब कभी कभी क्या होता है कि यानी बाइसेक्सुअलिटी है, यानी मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं यानी फूल के जो है एक ही पौधे से संबंधित हैं, एक ही फूल से संबंधित हैं, या अलग अलग ब्रांच में हो सकते हैं वो, या फिर एक ही फूल से संबंधित हो सकते हैं। इस तरीके की कंडीशन पाई जाती है, तब इसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। ये द्विलिंगता कहलाती है, ये फ्लावर की या फिर प्लांट की द्विलिंगता कहलाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोनों के होते हुए भी इनका मैच्योरेशन टाइमिंग जो है आपका सेम नहीं होता है। जब सेम नहीं होगा तो इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये भी ज़रूरी है कि होमोगेमी होना चाहिए, नहीं इनका मैच्योरेशन टाइमिंग सेम होना चाहिए, ठीक है। तो बाइसेक्सुअलिटी तो होना ज़रूरी है, साथ ही साथ आपका होमोगेमी यानी एक साथ इनके मैच्योर होने का, इनके परिपक्व होने का, ठीक है, एडल्ट होने का जो है टाइमिंग सेम होना चाहिए, इसे होमोगेमी कहते हैं। अगला है आपका क्लाइस्टोगेमी। तो कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पौधों के जो पुष्प होते हैं वो जो है ओपन नहीं होते हैं, ठीक है, अर्थात वो क्लोज होते हैं। तो है बाइसेक्सुअल है, ठीक है, मेल और फीमेल फ्लावर है, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उसी फूल के अंदर हैं, और फूल जो ओपन भी नहीं हुआ, जब ओपन नहीं होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा नहीं, तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा, ठीक है। तो ये 3 हैं युक्तियाँ हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं, ठीक है। तो बाइसेक्सुअलिटी, होमोगेमी और क्लाइस्टोगेमी। चलिए आगे चलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जैसे हमने बताया था, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? तो पॉलिनेशन बिटवीन 2 प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज, यानी एक ही स्पीसीज के 2 पौधों के बीच में जब पॉलिनेशन होता है, ठीक है, परागण होता है, तो उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स है, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन इनके एजेंट्स के अकॉर्डिंग, यानी किस एजेंट यानी किस वाहक के माध्यम से पॉलिनेशन कराया जा रहा है। एक पौधे से दूसरे पौधे पर जब पॉलिन ग्रेन एक पौधे से निकल के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसका माध्यम क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग इसके टाइप्स को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। पहला है आपका इंटमोफिली यानी कीट के द्वारा। दूसरा है आपका इन्वोफिली यानी आपका हवा के द्वारा। तीसरा है आपका हाइड्रोफिली यानी आपका जल के द्वारा। चौथा है आपका जूओफिली यानी आपका जंतुओं के द्वारा। और पाँचवा है आपका आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन यानी आपका कृत्रिम पर परागण, ठीक है। तो ये 5 प्रकार हो गए एजेंट्स के अकॉर्डिंग, यानी किसके माध्यम से हो रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन आपका मानव के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें क्रॉस पॉलिनेशन की युक्तियाँ, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के भी कुछ कॉन्ट्रीवेंसेस हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन की युक्तियाँ। तो इसमें आपका डायोसिज्म या मोनोसिज्म है, ठीक है। डायोसिज्म या मोनोसिज्म का मतलब समझ रहे हैं ना, एक लिंगता इसको कह सकते हैं आप। डायोसिज्म या मोनोसिज्म का मतलब यानी एक लिंगता, एक लिंगी जो है आपका, जैसे आपका क्रॉस उस सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए बाइसेक्सुअलिटी थी, इसमें आपका क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए डायोसियस या मोनोसियस कंडीशन पाई दी है। तो डायोसिस कंडीशन क्या है, कोई बताएगा डायोसिस में क्या है? डायोसिस का मतलब होता है कि यानी आपका मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग पौधे पर पाए जाएँ, ठीक है। जैसे एक कोई पौधा ये है, ये मान लीजिए आपका मेल प्लांट है, ठीक है। कोई दूसरा पौधा है ये मान लीजिए फीमेल प्लांट है, ठीक है। तो यहाँ से इसके पॉलन ग्रेन निकलेंगे, इसके वर्तिकाग्र पर जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन डायोसिस में कहलाती है, इसे डायोसियस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। मोनोसियस कंडीशन क्या है? मोनोसियस कंडीशन उसे कहते हैं, अभी हम इसको पढ़ चुके हैं। मोनोसियस कंडीशन जो गिटनेगोमी वाली कंडीशन होती है सेल्फ पॉलिनेशन में, जो आपका गिटनोगेमी थी, उसमें क्या होता है कि नहीं एक ब्रांच में आपका मेल और दूसरे ब्रांच में फीमेल, इस टाइप से कंडीशन होती है। तो इस टाइप से कंडीशन में आपका क्रॉस पॉलिनेशन के भी चांसेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से अगर ये मेल है तो यहाँ से निकल कर इसके पॉलिनेशन दूसरे पौधे के फीमेल पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहते हैं, इसे मोनोसियस कहते हैं, ठीक है। ये मोनोसियस कहलाएगा। डायोसियस उसे कहेंगे, डायोसियस का मतलब होता है यानी मेल और फीमेल जो है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिप्रोडक्टिव जो है आपका फ्लावर से ही अलग अलग पौधों पर पाए जाएँ, ठीक है। तो उसे बोलेंगे डायोसियस।
दूसरा है आपका डाइकोगेमी। डाइकोगेमी क्या होता है? ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर में पाया जाता है, ठीक है। जो डाइकोगेमी है बाइसेक्सुअल फ्लावर में पाया जाता है। अभी हमने ऊपर बताया था कि होमोगेमी कंडीशन उसे कहते हैं कि मेल और फीमेल जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है आपका एक ही फूल से संबंधित हो और उनका मैच्योरेशन टाइमिंग सेम हो। जब मैच्योरेशन टाइमिंग सेम नहीं होता है तब ये क्या करते हैं, किसी दूसरे पौधे के साथ, किसी दूसरे पौधे के पार्ट से साथ पॉलिनेट हो जाते हैं या फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो वहाँ पर फिर जो है आपका पॉलिनेशन आपका सेल्फ नहीं रहता, क्रॉस हो जाता है। तो डाइकोगेमी का मतलब यानी इनका मैच्योरेशन टाइमिंग सेम नहीं है, ठीक है, तब क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करेगा। हेटेरोस्टाइली क्या है? हेटेरोस्टाइली का मतलब ये है कि यानी जो इसमें जो इनकी इनकी जो कह सकते हैं स्टाइल जो होती है, वर्तिका होती है, वर्तिका की लंबाई जो है उस तरीके से थोड़ा सा हेट्रो होती है, मतलब कह सकते हैं विषम होती है, छोटी या बड़ी होती है। तो ये भी आपका इनका जो है साइज़ का थोड़ा सा डिसबैलेंस होना, ठीक है, डिसबैलेंस क्या कह रहे हैं, साइल जो इनकी साइज़ होती है यानी स्टाइल का जो वर्तिका होती है, वर्तिका की जो साइज़ होती है छोटी या बड़ी हो जाती है। तो ये भी जो है आपका पॉलिनेशन को डिस्टर्ब कर देती है, अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन जो होना होता है फिर उसको क्रॉस पॉलिनेशन में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, उसको परिवर्तित कर देती है। थोड़ा तेज़ बोल रहे हैं क्या? चलिए थोड़ा सा स्पीड को थोड़ा कम कर देते हैं। अगला है आपका सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ये भी आपका क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने का एक मेथड है, एक माध्यम है। और आपका लास्ट है आपका मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे आपका मेल स्टेरिलिटी। तो चलिए पढ़ते हैं पहले सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है। तो आपका इसे कहते हैं यानी जब फेलियर हो जाता है किसका, प्रोडक्शन ऑफ सीड, यानी जब सीड फार्मेशन नहीं होता, सीड प्रोड्यूस नहीं होता है, किसकी वजह से? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। जब स्वपरागण, जैसे देखिए जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, ठीक है, द्विलिंगी पुष्पों में होता है, ठीक है। मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो मेल वाला जो है वो जब फीमेल के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, उसके स्टिग्मा पर जाता है, तो वो उसको पॉलिनेशन हो नहीं पाता, ठीक है। अर्थात वो आपका जो फीमेल जो पार्ट है यानी जो फीमेल गैमेट है वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हो पाता है। अगर फ्यूजन हो भी जाता है तो सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो कह रहे हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ यानी प्रोडक्शन ऑफ सीड नहीं होता है। फेलियर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड बाय सेल्फ पॉलिनेशन, यानी स्वपरागण होगा तो सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसे ही बोलेंगे सेल्फ इनकम्पेटेबल, ठीक है, इसे बोलेंगे सेल्फ इनकम्पेटेबल। और इस कंडीशन में जो मेल और फीमेल होते हैं दोनों नॉर्मल होते हैं, ठीक है। दोनों नॉर्मल होते हुए भी जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में, सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है, अर्थात सीड फॉर्मेशन फेलियर हो जाता है, तब उसे बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है, तब उसे बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्व अनिश्चितता। चलिए इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो कारण इसके 3 हैं। एक फ्लावर मार्फोलॉजी है, जेनेटिकली अनुवांशिकी है, और तीसरा आपका फिजियोलॉजिकल। चलिए फ्लावर मार्फोलॉजी को समझते हैं। फ्लावर मार्फोलॉजी, लेविस एक वैज्ञानिक थे, नाम याद रखिएगा, साइंटिस्ट का नाम लेविस ने 1949 में पुष्प आकारिकी को 2 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। तो कौन कौन से 2 भाग हैं, चलिए समझते हैं। पहला आपका हेट्रोमार्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। हेट्रोमार्फिक यानी आपका जो साइज़ है, मार्फोलॉजी अलग अलग है, ठीक है। हेट्रोमार्फिक में इसमें इसको देखा गया था प्रिमुला प्लांट में, ठीक है। तो एग्जांपल याद रखिएगा, एग्जांपल हमने यहाँ पर इसलिए स्पेशली मेंशन किया है। प्रिमुला प्लांट में इन्होंने हेट्रोमार्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को देखा था और इसमें 2 कंडीशन पाई थी, एक पिन होती है और दूसरा आपका थ्रम होता है। तो पिन वाली कंडीशन में क्या होता है, जो स्टाइल जो होती है नहीं, जो फीमेल वाला जो आपका इसका जो स्टाइल है ये लॉन्ग होती है और स्टेमेन जो है आपका शॉर्ट होता है। थ्रम वाली कंडीशन में क्या होता है, इसमें स्टेमेन लॉन्ग होता है और स्टाइल जो है शॉर्ट होती है, ठीक है। तो एक में मेल वाला पार्ट जो है आपका लॉन्ग है, दूसरे में आपका फीमेल वाला लॉन्ग है, ठीक है। इस तरीके से कंडीशन को पिन और थ्रम, तो इसे बोलते हैं हेट्रोमार्फिक। तो ऐसी कंडीशन में जो है आपका क्रॉस पॉलिनेशन जो है, ये क्रॉस पॉलिनेशन को जो है क्या कह सकते हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है, हेट्रोमार्फिक कंडीशन में। दूसरा है आपका होमोमार्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है, या आपका इसे कहते हैं इसे जेनेटिकली, ये क्या लिख दिया हमने, ये है आपका जेनेटिकली, ठीक है। होमोमार्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या इसे बोलते हैं जेनेटिकली। इसमें क्या होता है, इसमें जो इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है वो आपका किसकी वजह से, एक मिनट ऊपर कुछ क्या बोल दिए। देखिए हेट्रोमार्फिक जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है जो कि प्रिमुला प्लांट में पाई जाती है, प्रिमुला प्लांट में अर्थात ये इनकम्पेटिबल इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है, ठीक है। पिन और थ्रम ये कंडीशन पाई जाती है, ठीक है, पिन और थ्रम ये कंडीशन पाई जाती है, इसलिए इस वजह से ये कंपैटिबल नहीं हो पाते हैं, अर्थात इनमें पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को जो है प्रमोट कर देते हैं, ठीक है। आगे देखें होमोमार्फिक क्या है, होमोमार्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या जेनेटिकली इसको बोलेंगे, ये जेनेटिकली है, अनुवांशिकी है, ठीक है। तो होमोमॉर्फिक यानी मॉर्फोलॉजी सेम ही है लेकिन किसी जीन्स की वजह से, ठीक है, किसी जीन की वजह से इनमें इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 कंडीशन है, एक गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक।
तो केवल एग्जाम्पल याद रखिए। गैमेटोफाइटिक किस में पाया जाता है, तो वो है टोबैको में, सोलेनम यानी आपका जो सोलेनेसी फैमिली आपका, और कॉफ़ी और टोमेटो, ठीक है। सोलेनम यहाँ पर मकोई का मतलब है, अच्छा ये मकोई है, सोलेनम यानी आपका मकोई। टोबैको में सोलेनम यानी मकोई में, कॉफ़ी में और टोमेटो में इसमें गैमेटोफाइटिक पाया जाता है, केवल एग्जांपल याद रखिए बस। और स्पोरोफाइटिक कंडीशन पाई जाती है आपका क्रूसीफेरी में और कंपोजिटी में, ठीक है। क्रूसीफेरी और कंपोजिटी में आपका पाई जाती है स्पोरोफाइटिक कंडीशन। चलिए तीसरा देखते हैं, फिजियोलॉजिकल काजेस, ठीक है, जैविक कारक। फिजियोलॉजिकल काजेस में एंटीबॉडी थियरी, इसको ईस्ट ने दिया था 1926 में, और दूसरा आपका कम्प्लीमेंट्री स्टिमुलेशन थियरी, इसको दिया था स्ट्रोप ने 1966 में, ठीक है। बस इतना याद रखिए। एंटीजन एंटीबॉडी जो थियरी थी फिजियोलॉजिकल काजेस में, इसको ईस्ट ने 1926 में, और जो कम्प्लीमेंट्री स्टिमुलेशन थियरी है इसको स्ट्रोप ने दिया था 1966 में, 1966 में, ठीक है। बस इतना याद रखिए, ज़्यादा डिटेल याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं, मेल स्टेरिलिटी या नरबद्धता, ठीक है। नरबद्धता क्या है, मेल स्टेरिलिटी क्या है, अर्थात इसमें जो मेल वाला पार्ट होता है वो स्टेराइल होता है, ठीक है, अर्थात वो डेवलप नहीं होता है, अनडेवलप होता है मेल वाला पार्ट। मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है अनडेवलप होता है या एबॉर्टेड होता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, फंक्शनल नहीं होता है, यानी कह सकते हैं अनफंक्शनल होता है या स्टेराइल होता है, कह सकते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है अनडेवलप होता है, यानी उससे सही से डेवलप नहीं हो पाता है या एबॉर्टेड होता है, इसलिए वाइबल जो है पॉलन ग्रेन नहीं बना पाता है, ठीक है। इस कंडीशन की वजह से ये जो आपका कह सकते हैं कि वाइबल पॉलन ग्रेन नहीं बना पाता है, और वाइबल पॉलन ग्रेन नहीं बना पाएगा तो फिर आपका ये पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं कर पाएगा, अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। जीएमएस, ठीक है, इसके 3 प्रकार हैं, टाइप्स इसमें 3 प्रकार हैं इसके। जीएमएस जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, दूसरा है आपका सीएमएस आपका साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, और तीसरा है आपका साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो केवल इनके एग्जांपल याद रखिए। जीएमएस आपका जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में आपका कॉर्न, सोरघम और शुगर बीट, ठीक है। और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में आपका ऑनियन हो गया, मेज़ है, आपका सोरघम है और मिलेट है। और सीजीएमएस यानी आपका साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में आपका मेज़, वीट, सोरघम, सनफ्लावर, कॉटन, टोमेटो, टोबैको, ऑनियन और शुगर बीट। तो इनका एग्जाम्पल याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल को याद कर लीजिएगा, तीनों के, जीएमएस के, सीएमएस के और सीजीएमएस के, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, सॉरी, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। तो तीनों के एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल याद करिएगा, एग्जाम्पल जरूर पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ रसायन होते हैं जो मेल स्टेरिलिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है, अर्थात उनको आप, उन केमिकल्स का आप यूज करेंगे तो वो जो मेल पार्ट होता है, ठीक है, उसको स्टेराइल कर देता है। जैसे कुछ केमिकल्स के नाम दिए गए, जैसे आपका Na हो गया, NaA नेप्थलीन एस्टिक एसिड, MS मैलिक हाइड्रोजाइड, 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनाक्सी एस्टिक एसिड, टीबा, टीबा का मतलब यानी ट्राइकोबेंजोइक एसिड, ठीक है, ट्राइकोबेंजोइक एसिड टीबा। और आपका इसके साथ साथ एक्सरे ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये कुछ रासायनिक विधियां हैं जिसके द्वारा भी क्या कह सकते हैं कि मेल स्टेरिलिटी जो है आपका प्रमोट होती है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, इसमें से मुझे लगता है कि केमिकल वाला पूछेगा 100%, एक क्वेश्चन इसमें से आना है, ठीक है। NaA, MS यानी मैलिक हाइड्रोजाइड और 2,4-D और टीबा यानी ट्राइको बेंजोइक एसिड, ठीक है। इनमें से कोई एक पूछ लेगा, मुझे लगता है MS पूछेगा, ठीक है। MS यानी मैलिक हाइड्रोजाइड क्या है, किस प्रकार का रसायन है, ठीक है, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो इसका हम प्रयोग करते हैं मेल स्टेरिलिटी को प्रमोट करने के लिए, मेल स्टिक करने के लिए, ठीक है। स्टेराइल मेल जो पार्ट होता है, मेल पार्ट को स्टेराइल करने के लिए, ठीक है। चलिए अब कुछ यहाँ पर क्रॉप्स के नाम दिए गए हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स और ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, ठीक है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, ठीक है। ये ऑफन उसके बाद क्रॉस है, ठीक है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, जिनमें कभी कभी जो है आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इसमें से भी 100% आना है, ठीक है। जो क्रॉप्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है, कौन सी क्रॉप्स किस कैटेगरी में है, कौन सी स्वपरागित फसलें होती हैं, कौन सी परपरागित फसलें होती हैं, और कौर जो है आपका प्रायः परपरागित फसलें होती हैं, यानी ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, ठीक है। तो इसमें से तो जरूर ही आपका एक क्वेश्चन आना है, 100% श्योर है, ठीक है। कॉटन, जूट, अरहर, राई, ये रे हो गया है, सॉरी, ये राई और सोरघम, मस्टर्ड और ट्रिटिकेल, ठीक है। तो पूछेगा जरूर, ठीक है। इसमें से सारे एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है। और खासकर ये आपका ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड वाला, ठीक है, ऑफन क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस हमने नहीं लिखा है तो इसको समझ लीजिएगा, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए सेल्फ और क्रॉस के बहुत सारे आपको एग्जाम्पल याद भी होंगे, ठीक है। सेल्फ में जैसे आपका जो पॉइसी फैमिली के अधिकांश जो पौधे होते हैं आपका, जो आपके सीरियल हैं वो सेल्फ वाले हैं, ठीक है। जैसे आपका वीट हो गया, आपका बार्ले हो गया, पैडी हो गया, ओट हो गया, टोबैको हो गया, लेडीज फिंगर हो गया, आपका ब्रिंजल हो गया। और खासकर अधिकांशतः सेल्फ वाले वो होते हैं जिनमें क्या कह सकते हैं कि जो बाइसेक्सुअल होते हैं, तो बाइसेक्सुअल वाले अधिकांशतः एक बड़ी मात्रा में जो है आपका सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक है।
क्रॉस पॉलिनेटेड ये आपका यूनिसेक्सुअल वाले होते हैं या मोनोसियस इसमें कंडीशन पाई दी है, अर्थात मेल और फीमेल, ये रे नहीं राई है, ठीक है। जिनमें जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन उनमें होता है जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, या फिर जिनमें मोनोसियस कंडीशन पाई जाती है, ठीक है, तो उसमें जो है आपका क्रॉस पॉलिनेशन के चांस होते हैं, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन उन्हीं में होता है। मेज हो गया आपका, राई हो गया, सनफ्लावर हो गया, मिलेट्स हो गया, रेडिश हो गया, कलीफ्लावर हो गया आपका, टर्निप, कोरिएंडर, वाटरमेलन, सनफ्लावर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सनफ्लावर पूछेगा जरूर, ठीक है। सनफ्लावर जैसे पूछ लेगा सूरजमुखी, तो सूरजमुखी किस प्रकार की क्रॉप है, तो ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और एक टर्म होता है कीमेरा, ठीक है। कीमेरा क्या होता है? कीमेरे जो आपको वेरिएशन से जब आप पढ़ेंगे, वेरिएशन यानी विभिन्नता पढ़ेंगे, ठीक है, तो वेरिएशन कभी कभी क्या होता है कि एक जो पौधा होता है उस पौधे में एक कोई पौधा होता है उसमें दो पौधों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। जैसे कोई पत्ती है, ठीक है, तो जैसे दो वैरायटी होती हैं, ठीक है, जैसे दो किस्में हैं किसी भी पौधे, किसी भी प्लांट की दो किस्में, ठीक है, दो वैरायटियाँ हैं, तो दो वैरायटी कभी कभी एक ही पौधे में दो वैरायटियों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो इसे कीमेरा कहते हैं, ठीक है। जैसे कीमेरा को चितकबरापन भी कहते हैं। तो कीमेरा मीन्स होता है वेरिएशन। तो इसको सबसे पहले फरेसियस ने, ठीक है, फरेसियस ने 1946 में इसको देखा था, किसमें देखा था? साइट्रस में, ठीक है। फरेसियस ने 1946 में इसको साइट्रस में देखा था, किसमें देखा था? साइट्रस में। तो कीमेरा क्या है? कीमेरा आपका वेरिएशन है, ठीक है, अर्थात आपका विभिन्नता है। फरेसियस ने इसको 1946 में किसमें देखा था? साइट्रस में देखा था, ठीक है। और कीमेरा जो टर्म है इसको विंकलर ने दिया था। किसने दिया था? विंकलर ने कीमेरा टर्म को दिया था, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल, कीमेरा के जो एग्जाम्पल जिसमें कोडियम और अकेलिफा, ठीक है, कोडियम और अकेलिफा, ठीक है, कोडियम और अकेलिफा नाम जो है इनके एग्जाम्पल को याद रखिएगा। फिर से एक बार समझते हैं। कीमेरा जो है, कीमेरा आपका यानी वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन को सबसे पहले फरेसियस ने देखा 1946 में, साइट्रस में देखा था, ठीक है। इनकी पत्तियों को देखा था इन्होंने, इनमें चितकबरापन पाया था इन्होंने, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की पत्तियाँ इनको दिखाई दी थी, ठीक है। इस टर्म को दिया था, कीमेरा टर्म को विंकलर ने दिया था। और इसके एग्जाम्पल जो है आपका जिनमें कीमेरा पाया जाता है, इसमें आपका कोडियम और अकेलिफा हो गया, ठीक है। और जो कि ऊपर दिखाया ही है साइट्रस, ठीक है, तो वो तो है ही। ग्राफ्ट हाइब्रिड, ठीक है। ग्राफ्ट हाइब्रिड क्या है? जो ग्राफ्ट हाइब्रिड होते हैं इसमें स्टॉक और साइन, ठीक है, स्टॉक और साइन मिल करके ग्राफ्टिंग, जब इनको एक साथ मिलाया जाता है तब इस प्रकार जो संरचना होती है उसको ग्राफ्ट हाइब्रिड कहते हैं। और ग्राफ्ट हाइब्रिड के एग्जांपल आपका सोलेनेसी फैमिली में इसको सबसे पहले किया गया था मकोय और टोबैको को, ठीक है, मकोय और टोमैटो को ग्राफ्ट किया था फर्स्ट टाइम आपका। सोलेनेसी फैमिली के जो मकोय और टोमैटो है इनको ग्राफ्ट किया गया था। आगे चलते हैं। जीनिया और मेटाजीनिया इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जरूर, ठीक है। जीनिया क्या है और मेटाजीनिया क्या है? तो ग्राफ्ट हाइब्रिड में क्या होता है? ग्राफ्ट हाइब्रिड क्या है? ग्राफ्ट हाइब्रिड मीन्स आपका कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक और सैन, ठीक है। स्टॉक और सैन को जब कंबाइन किया जाता है तो इसे बोलते हैं ग्राफ्ट हाइब्रिड। और इसको सोलेनेसी फैमिली में सबसे पहले किया गया था मकोय और टोमेटो को ग्राफ्ट करके, ठीक है। आगे चलते हैं। जीनिया और मेटाजीनिया। जीनिया क्या है और मेटाजीनिया क्या है? तो जीनिया, सबसे पहले जीनिया समझते हैं। तो जीनिया क्या है? यानी जब क्रॉस पॉलिनेशन किया जाता है, जब परागण करते हैं, तो जो मेल वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो पॉलिन ग्रेन है परागकण, इसका फीमेल वाले के ऊपर जब उसके फीमेल जो पार्ट है, फीमेल पार्ट के जब एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष पर इस पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी जो मेल है क्रॉस पॉलिनेशन करने पर परागण करने पर जो परागकण है, परागकण का डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष जो प्रभाव फीमेल वाले की एंडोस्पर्म पर पड़ता है, यानी उसके भ्रूणपोष पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, तब इसे जीनिया कहते हैं। जीनिया क्या है? जब क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं तो मेल जो होता है यानी आपका जो पॉलिन ग्रेन परागकण है, परागकण का जब डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है फीमेल के एंडोस्पर्म पर, उसके भ्रूणपोष पर, तब इस डायरेक्ट इफेक्ट को जीनिया कहते हैं, ठीक है। अब मेटाजीनिया क्या है? मेटाजीनिया जब ये जो पॉलिन ग्रेन जो परागकण है, परागकण ये फीमेल के जब एंडोस्पर्म पर इफेक्ट ना डाल करके, डायरेक्ट इफेक्ट ना डाल करके किसी अदर पार्ट पर इफेक्ट डाले तो इसे कहते हैं मेटाजीनिया, ठीक है। जो जीनिया टर्म है इसको फोके ने 1881 में दिया था, ठीक है। जो जीनिया टर्म है, जीनिया टर्म को 1881 में फोके ने दिया था, ठीक है। फोके ने नाम याद रखिएगा, फोके साइंटिस्ट हैं। और इसका एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल हो गया मेज यानी मक्का, ठीक है, याद रखिएगा। डायरेक्ट इफेक्ट होगा जब पॉलिन ग्रेन का फीमेल वाले के एंडोस्पर्म, तो इसे बोलेंगे जीनिया। जब एंडोस्पर्म पर डायरेक्ट इफेक्ट ना होकर के किसी अदर पार्ट पर होगा तो उसे बोलेंगे मेटाजीनिया। टर्म दिया था 1881 में फोके ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल में मेज हो गया। आगे चलें। प्रोजनी टेस्ट, संतति परीक्षण। प्रोजनी टेस्ट 1856 में लुइस डी विल्मोरिन, ठीक है, लुइस डी विल्मोरिन ने शुगर बीट यानी आपका कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, चुकंदर, है ना। प्रोजनी टेस्ट संतति परीक्षण को 1856 में लुइस डी विल्मोरिन ने शुगर बीट यानी चुकंदर में इसको देखा था, ठीक है। और इसीलिए जो है आपका प्रोजनी टेस्ट को हम विल्मोरिन आइसोलेशन भी कहते हैं। प्रोजनी टेस्ट को किस नाम से, दूसरे नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं विल्मोरिन आइसोलेशन, ठीक है, विल्मोरिन पृथक्करण, ठीक है। प्रोजनी टेस्ट को लुइस डी विल्मोरिन ने 1856 में
1857 की क्रांति, ठीक है। शुगर बीट यानी शुगर बीट यानी आपका चुकंदर, विल्मोरिन आइसोलेशन इसे कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? विल्मोरिन आइसोलेशन, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है वो है आपका विल्मोरिन आइसोलेशन। आगे चलते हैं। प्लेयोट्रॉफी, प्लेयोट्रॉफी को कहते हैं हिंदी में बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता क्या है? प्लेयोट्रॉफी क्या है? तो जब एक अल्पजीन, अल्पजीन यानी आपका ओलिगोजीन, जब एक अल्पजीन कई सारे कैरेक्टर्स को प्रभावित करे, ठीक है। जब एक ओलिगोजीन है कई सारे कैरेक्टर्स को, कई सारे लक्षणों को प्रभावित करता है, तब इसे कहते हैं बहुप्रभाविता, इसे प्लेयोट्रॉपिज्म कहते हैं। और वो जो जीन जो प्रभावित कर रहा है उसे प्लेयोट्रॉपिक जीन कहते हैं। जिस जीन के द्वारा उसको प्रभावित किया जा रहा है, मतलब कोई एक जीन है जो कई सारे कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कई सारे कैरेक्टर्स को प्रभावित कर रहा है, तो इस कंडीशन को, ठीक है, इस प्रक्रिया को कहते हैं प्लेयोट्रॉपिज्म कहते हैं, इसे बहुप्रभाविता कहते हैं। और वो जीन जिसके द्वारा ये बहुप्रभाविता दर्शाई जा रही है, ठीक है, उसे प्लेयोट्रॉपिक जीन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड क्या है? या इसको देहली लक्षण कहते हैं। तो किसी निश्चित वातावरण में किसी एक लक्षण की अभिव्यक्ति देहली लक्षण यानी थ्रेशहोल्ड कहलाती है, ठीक है। एक कोई निश्चित वातावरण है, उसमें किसी लक्षण की अभिव्यक्ति, मतलब डेफिनेट एक इन्वायरमेंट होता है कि उसमें वही लक्षण, उस इन्वायरमेंट में, ठीक है, वो लक्षण जो है एक्सप्रेस होगा, ठीक है। जैसे देखें प्याज में जब इसको लो ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें पूर्ण नरबंधता होती है, ठीक है। पूर्ण नरबंधता कब होती है? जब उसको हम लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दें, ठीक है। जब उसको हम निम्न तापक्रम पर उसको ट्रीट करेंगे, तब उसमें क्या पाई जाएगी? उसमें स्टेरिलिटी होगी, मेल स्टेरिलिटी, कंप्लीट मेल स्टेरिलिटी होगी, ठीक है। तो मतलब एक निश्चित वातावरण में, ठीक है, किसी निश्चित वातावरण में कोई एक लक्षण जो है डोमिनेंट होता है, ठीक है, उसकी अभिव्यक्ति होती है, तब इसे कहते हैं हम देहली लक्षण, ठीक है। यानी प्याज में जो आपका कंप्लीट मेल स्टेरिलिटी हो रही है, तो कब हो रही है? जब उसको हम लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। जब उसको हम लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देंगे, तब वो आपका कंप्लीट मेल स्टेराइल होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पुरास्थापन यानी आपका इंट्रोडक्शन। तो पुरास्थापन क्या होता है? ग्रोइंग लोकालिटी, ठीक है, जहाँ पर यानी जो उसका उत्पत्ति क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर वो उसकी उत्पत्ति हुई, वहाँ से उसको नए एरिया में इंट्रोड्यूस करना, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पुरास्थापन, ठीक है। ग्रोइंग लोकालिटी से उसे नए एरिया में इंट्रोड्यूस करना, ये कहलाता है पुरास्थापन, ठीक है। ग्रोइंग लोकालिटी से उसको नए एरिया में इंट्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? पुरास्थापन कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। एक्लमेटाइजेशन क्या होता है? दशानुकूलन, थोड़ा सा अजीब नाम है ना। एक्लमेटाइजेशन यानी आपका दशानुकूलन तो किसी पौधे अथवा पौधों का नए परिवर्तित वातावरण में अभ्यस्त होना तथा अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लेना ही आपका दशानुकूलन यानी एक्लमेटाइजेशन कहलाता है। एक्लमेटाइजेशन देखिए, फिर समझ लेते हैं इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में। जब कोई एक नया वातावरण होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, वो जो है अपने भारत का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया के जम्मू कश्मीर में कोई स्पीसीज़ है कि, ठीक है, किसी क्रॉप की, ठीक है, और वो अन्य क्षेत्रों में नहीं पाई थी, तो उसको वहाँ से हम ले जा करके यहाँ यूपी में ले आए, ठीक है। तो यूपी का जो एरिया होगा, मतलब जहाँ पर उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यूपी में, जहाँ जिस स्थान पर उसको ले आ रहे हैं, तो वो जो है आपका क्षेत्र जो है उस क्रॉप के लिए नया क्षेत्र होगा, ठीक है। तो वहाँ पर वो 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल का जो टाइम लेगी वहाँ पर एडजस्ट होने के लिए, तो उसे हम कहते हैं एक्लामेटाइजेशन या दशानुकूलन, ठीक है। नए वातावरण में जब कोई भी पौधा, ठीक है, या कोई भी स्पीसीज़ आती है, वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करती है, तो उसे कहते हैं एक्लामेटाइजेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। डोमेस्टिकेशन समझ में आ गया होगा। डोमेस्टिकेशन या इसको कहते हैं ग्राम्यन, ठीक है। तो किसी भी स्पीसीज़ को जंगली अवस्था से मानव प्रबंध में ले आने की क्रिया को ग्राम्यन कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी वाइल्ड स्पीसीज होता है उसको हम जो डोमेस्टिकेट करते हैं, जब उसको हम पालतू बनाते हैं, ठीक है, अपने यूज में ले आते हैं, तब उसे कहते हैं मानव प्रबंध में ले आने की क्रिया को हम डोमेस्टिकेशन यानी ग्राम्यन कहते हैं। आगे चलते हैं। पुरास्थापन के प्रकार। इंट्रोडक्शन के 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से इसके 2 टाइप्स हैं? पहला है प्राइमरी इंट्रोडक्शन, दूसरा है आपका सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, ठीक है। प्राइमरी इंट्रोडक्शन और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन तो सभी को पता है प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है, तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल इंट्रोडक्शन के 2 टाइप्स हैं। कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी, इतना जानना जरूरी है, तो सब जानते हैं और इसके बारे में डिटेल भी सबको पता है। चलिए जानते हैं। क्वारंटाइन यानी संगरोध। क्वारंटाइन का मतलब होता है यानी 40 डे आइसोलेशन, ठीक है। तो जब भी कहीं पर कोई हम स्पीसीज़ को, ठीक, ले आ रहे हैं या ले जा रहे हैं, ठीक है, तो जब नए क्षेत्र में ले जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए एक हम सुरक्षा का नियम जो है अपनाते हैं कि उसको हम 40 दिन तक जो है आइसोलेशन में रखते हैं, कि जिससे जो है वो एक श्योर हो जाए, ठीक है। क्वारंटाइन जो है आपका तो कोई नया टर्म तो है नहीं, इससे सभी लोग परिचित हैं। क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? तो आता 14 डेज होता है, 14 डेज होता है। लेकिन ये जो आपका क्वारंटाइन का जो मेन जो आपका जो इसका जो आइडियल जो कह सकते हैं कि जो मीनिंग होता है वो है 40 डे होता है, 40 दिन, ठीक है। 40 डे आइसोलेशन। तो जब भी किसी हम क्रॉप की, ठीक है, या प्लांट की जो हम नई वैरायटी को या फिर उसके किसी नए सोर्स को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान, उसके कोई प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो ध्यान ये रखा जाता है कि मतलब उसे हम सुरक्षित तरीके से ले जाएँ, ठीक है। कोई किसी प्रकार का कोई इन्फेस्टेशन ना हो, ठीक है। उसके साथ कोई अन्य जो है हानिकारक रोग, ठीक है, या कह सकते हैं कि कोई इंसेक्ट या इस टाइप
टाइप से कोई अदर जो है सोर्स ना जाए कि जिससे कि वहाँ पर वो उसके लिए हानिकारक हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्वारंटाइन करते हैं, 40 डे आइसोलेशन करते हैं, ठीक है। जब भी आयात या निर्यात किया जाता है तो इस समय इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। प्लांट क्वारंटाइन जो आपका जो एक्ट है वो कब पास हुआ था, तो वो होता 1914 में, ठीक है। 1914 में आपका पादप संगरोध नियम जो है पारित किया गया था। पादप संगरोध नियम कब पारित किया गया था, तो 1914 में, ठीक है। 1914 में पादप संगरोध नियम जो है पारित किया गया था। पादप संगरोध नियम 1914 में। आगे देखते हैं NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है। NBPGR क्या है, ये भी आपका क्वारंटाइन का एक बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है। NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये आपका नई दिल्ली में है। तो कभी कोई पूछ लेता है कि प्लांट जेनेटिक रिसोर्स आपका प्लांट नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पर है, तो ये आपका नई दिल्ली में है। इसकी कई सारी शाखाएँ हैं, ठीक है। तो शाखाओं के नाम ये भी याद रखिएगा, 4 मेजर हैं। फ्रांस से 1865 में, चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं। फ्रांस से 1865 में अंगूर का पुनर्स्थापन किया गया था। किसका किया गया था, अंगूर का, ठीक है। अंगूर का पुनर्स्थापन किया गया था। तो इसके साथ में एक डिजीज़ भी आ गई थी। क्या नाम है डिजीज़ का, पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़, ठीक है। अंगूर को पुनर्स्थापित किया गया था, तो उसके साथ कौन सी बीमारी आई थी, तो उसके साथ आई थी आपका पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। 1865 में फ्रांस से, ठीक है। भारत में बाजरा का अर्गट रोग, भारत में जो बाजरा का अर्गट रोग है, ये जो है किसके साथ आया था, तो जिसके साथ जो हम हाइब्रिड जो सीड को ले आ रहे थे 1973 में, तो उसके साथ ये चला आया था, ठीक है। विदेशी संकर बीज के साथ 1973 में बाजरा का अर्गट रोग आया था, ठीक है। बाजरा का जो अर्गट रोग है ये संकर बीज के साथ 1973 में आया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों को याद रखिएगा। 1865 में अंगूर के साथ आया था पाउडरी मिल्ड्यू, और बाजरा का जो अर्गट रोग है ये आया था 1973 में इसके हाइब्रिड सीड के साथ में, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बड़ी ही सावधानी के साथ पढ़िएगा। कृषिगत फसलों के उद्गम केंद्र, ठीक है। ओरिजिनल सेंटर ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स। तो कृषिगत फसलों के उद्गम केंद्र को वेविलो एक साइंटिस्ट है, ठीक है। वेविलो जो है आपका रशियन थे, रशिया के जो है साइंटिस्ट है। इन्होंने जो है आपका 1916 से 1936 तक जो कि ये कहाँ के निदेशक थे यानी डायरेक्टर थे, कहाँ के, तो पादप उद्योग संस्थान लेनिनग्राड के, ठीक है। लेनिनग्राड के ये पादप उद्योग संस्थान के ये निदेशक रहे 1916 से 1936 तक। इन्होंने फसलों के उद्गम केंद्रों को 2 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से भाग हैं, चलिए देखते हैं। एक पुरानी दुनिया के उद्गम केंद्र है, दूसरा है नई दुनिया के उद्गम केंद्र। पुरानी दुनिया के उद्गम केंद्र और नई दुनिया के उद्गम केंद्र। तो फसलों के उद्गम केंद्र को 2 भागों में डिवाइड किया, पुरानी और नई दुनिया की। पुरानी में आपके 6 हैं और नई में 2 क्षेत्र हैं, ठीक है, 2 केंद्र हैं। तो कुल मिला के 8 केंद्र हुए, ठीक है। नाम याद रखिएगा वेविलो का, ठीक है। पादप उद्योग संस्थान लेनिनग्राड की ये डायरेक्टर भी रहे, ठीक है, 1916 से 1936 तक। चलिए पहले हम पढ़ते हैं पुरानी दुनिया के उद्गम केंद्र। तो ये जो आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन में जो देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पुरानी दुनिया के उद्गम केंद्र। पुरानी दुनिया के उद्गम केंद्र में पहला है चीनी उद्गम केंद्र, दूसरा है भारतीय उद्गम केंद्र, तीसरा है मध्य एशिया केंद्र, चौथा है आपका निकट पूर्वी उद्गम केंद्र, 5वां है भूमध्य सागरीय उद्गम केंद्र और छठा है एबिसिनियन उद्गम केंद्र, ठीक है। तो चीनी उद्गम केंद्र में कौन कौन सी क्रॉप के उद्गम केंद्र हैं, तो आपका चाय है, मूली है, सलजम है, बैगन है, खीरा। चाय, मूली, सलजम, बैगन, खीरा कहाँ के हैं, चीनी उद्गम केंद्र के। अर्थात इन क्रॉप्स यानी इन फसलों के उद्गम केंद्र चीनी उद्गम केंद्र माने जाते हैं, ठीक है। भारतीय उद्गम केंद्र में आपका धान हो गया, गन्ना हो गया, अरहर हो गया, चना और सेम, ठीक है। धान, गन्ना, अरहर, चना, सेम, ठीक है, ये भारतीय उद्गम केंद्र इनके ओरिजिन सेंटर माने जाते हैं, ठीक है। गेहूँ, गाजर, प्याज, लहसुन और सरसों ये मध्य एशिया केंद्र से संबंधित है, ठीक है। अंगूर, बेर, अखरोट, अनार ये उद्गम केंद्र जो है आपका निकट पूर्वी उद्गम केंद्र इनके हैं, ठीक है। अंगूर के, बेर के, अखरोट के, अनार के ये निकट पूर्वी उद्गम केंद्र से इन सब का जो है इनका ओरिजिन सेंटर माना जाता है। भूमध्य सागरीय उद्गम केंद्र में आपका गोभी, सफ़ेद सरसों, ठीक है, तो ये भूमध्य सागरीय उद्गम केंद्र हैं। अबिसिनियन उद्गम केंद्र में आपका जौ, मसूर, अलसी, तिल और कॉफ़ी, ठीक है। याद रखिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है भाई। ये तो थे पुरानी, अब नई वाले देखते हैं। नई दुनिया के उद्गम केंद्र, नई दुनिया के उद्गम केंद्र में 2 हैं। कौन सा है आपका दक्षिणी मैक्सिको तथा मध्य अमेरिकन उद्गम केंद्र, और दूसरा है आपका दक्षिणी अमेरिकन उद्गम केंद्र, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिकन उद्गम केंद्र में आपका आलू, मूंगफली और अनानास, ठीक है। आलू, मूंगफली और अनानास दक्षिणी अमेरिकन उद्गम केंद्र में, ठीक है। हमने ऊपर वाले में नहीं बताया, दक्षिण मैक्सिको मध्य अमेरिकन उद्गम केंद्र में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब चलिए कुछ फैक्ट समझ लेते हैं, कुछ चीज़ें हैं इसमें पढ़ लेते हैं। तो जो चिली है ये इसी के अंतर्गत आता है, जो दक्षिणी अमेरिकन उद्गम केंद्र है, इसी में आपका चिली और पेरू है, ठीक है। तो चिली आलू का उद्गम केंद्र है, ठीक है। तो आलू जो है आपका, आलू का उद्गम केंद्र कौन है, तो वो है चिली, ठीक है। NBPGR का मुख्यालय कहाँ पर है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, नई दिल्ली है, ठीक है। तो अभी इसको ऊपर पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं।
गेहूं की, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो आप पेज देख रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से मुझे लग रहा है कि आएगा जरूर, ठीक है। गेहूं की रिडले किस्म, ठीक है, गेहूं की रिडले किस्म ऑस्ट्रेलिया से और सोनोरा 64 और लरमा रोजा, ठीक है, मैक्सिको से भारत में पुनर्स्थापित की गई है, ठीक है। गेहूं की रिडले किस्म ऑस्ट्रेलिया से और सोनोरा 64 और लरमा रोजा ये कहाँ से, मैक्सिको से भारत में पुनर्स्थापित की गई हैं। तो सोनोरा 64 और लरमा रोजा मैक्सिको से और रिडले किस्म ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, भारत में पुनर्स्थापित की गई है। आगे चलते हैं। भारत में IR8 और IR36, ठीक है, IR8 और IR36 ये जो चावल की जो किस्में हैं, ये आपका जो है किस्म मुख्यतः फिलीपींस, ठीक है, गलत हो गया, इसको छोड़ोगे। IR8 और IR36 किस्म जो है आपका फिलीपींस तथा टाइचिंग नेटिव फर्स्ट ये ताइवान से भारत में प्राथमिक पुनर्स्थापित की गई, ठीक है। ये जो प्राइमरी इंट्रोडक्शन किया गया है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन के अंतर्गत कौन कौन सी किस्में हैं, तो IR8 IR36 ये फिलीपींस से तथा टाइचिंग नेटिव फर्स्ट ये जो है आपका ताइवान से भारत में इंट्रोड्यूस की गई हैं, पुनर्स्थापित की गई हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन के माध्यम से, ठीक है, प्राथमिक पुनर्स्थापन से। और तीसरा आप देखते हैं मटर की बोनविले, ठीक है, मटर की बोनविले और अर्ली बेजर जो किस्म हैं ये अमेरिका से भारत में इनका प्राथमिक पुनर्स्थापन किया गया है, ठीक है, अमेरिका से भारत में इंट्रोड्यूस की गई हैं, अमेरिका से। फिर से एक बार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि यहाँ से पूछेगा। गेहूँ में पहले देखें, गेहूँ, धान और मटर, ठीक है, गेहूँ, चावल और मटर ये 3 क्रॉप्स के इंट्रोडक्शन से संबंध दिए गए हैं। तो गेहूँ की जो रिडले किस्म है ऑस्ट्रेलिया से, सोनोरा 64 और लरमा रोजा ये मैक्सिको से भारत में इंट्रोड्यूस की गई हैं। IR8 और IR36 ये फिलीपींस से और टाइचिंग नेटिव फर्स्ट ताइवान से भारत में इंट्रोड्यूस की गई हैं। मटर की बोनविले और अर्ली बेजर ये किस्में अमेरिका से भारत में इंट्रोड्यूस की गई हैं, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। चलिए कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। तो पौधों में लिंगता यानी सेक्सुअलिटी का पता सबसे पहले कैमरेरियस ने 1694 में किया था, ठीक है। तो इसको हम पहले एक वीडियो जब हमने अपलोड किया था तो उसमें हमने इसको पढ़ा था, ठीक है, कि पौधों में जो लिंगता है इसका सर्वप्रथम पता कैमरेरियस ने 1694 में लगाया था। द्विलिंगी पुष्पों में से परागकोश को पकने से पूर्व निकाल देने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं इमैस्कुलेशन या नपुंसकीकरण कहते हैं, ठीक है। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें से एंथर पार्ट को निकाल दिया जाता है मैच्योरेशन से पहले ही, ठीक है, तो इसे नपुंसकीकरण या इमैस्कुलेशन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं परपरागित फसलों में प्रजनन से संबंधित कुछ फैक्ट। तो परपरागित फसलों में मुख्यतः, अब परपरागित हमने स्वपरागित क्यों नहीं लिखा, तो स्वपरागित से संबंधित हमारा एक वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड है, ठीक है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, उसमें जो है आपको बहुत सारी जो चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स से संबंधित आपको ब्रीडिंग मेथड्स में हम कुछ फैक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो परपरागित फसलों में मुख्यतः पुंज चयन, ठीक है, पुंज सिलेक्शन, ठीक है, मास सिलेक्शन, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। परपरागित फसलों में जो चयन जो होता है वो कौन सा चयन होता है, वो होता है पुंज, ठीक है, बल्क सिलेक्शन, ठीक है, या मास सिलेक्शन इसको कह सकते हैं, ठीक है, बल्कि या मास सिलेक्शन, ठीक है। पुंज चयन का प्रयोग किया जाता है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में कौन सा सिलेक्शन यूज किया जाता है, तो वो आपका पुंज चयन है। सरल आवर्ती चयन किस पर आधारित होता है, तो ये दृश्य रूप पर आधारित होता है। सरल आवर्ती चयन दृश्य रूप पर यानी फिनोटाइप पर आधारित होता है, ठीक है। सामान्य क्षमता के लिए आवर्ती चयन में विषम युग्मजी क्रम का उपयोग करते हैं। सामान्य क्षमता के लिए आवर्ती चयन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो विषम युग्मजी वंश क्रम का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विशिष्ट क्षमता के लिए, तो सामान्य क्षमता के लिए था, सामान्य क्षमता के लिए क्या उपयोग किया गया था, तो विषम युग्मजी वंश क्रम उपयोग किया गया था। और विशिष्ट क्षमता के लिए आवर्ती चयन में परीक्षण वंश क्रम, ठीक है, परीक्षण वंश क्रम समयुग्मजी अंतःप्रजात का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सामान्य क्षमता के लिए आवर्ती चयन में विषम युग्मजी वंश क्रम और विशिष्ट क्षमता के लिए आवर्ती चयन में परीक्षण वंश क्रम समयुग्मजी अंतःप्रजात का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। संश्लिष्ट जो आपका सिंथेटिक जो वैरायटी होती है में प्रयोग की जाने वाली लाइनों की संयुक्त क्षमता ज्ञात है, ठीक है। इनमें जो प्रयोग की जाने वाली जो लाइनें होती हैं उनकी कॉम्बिनेशन जो आपका कंबाइनिंग जो एबिलिटी होती है, संयुक्त क्षमता होती है, वो सब नोन है, ठीक है, वो ज्ञात हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, संश्लिष्ट किस्म जो है आपका गुणों और उपज में मिश्र किस्म से बेहतर होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। संश्लिष्ट जो किस्में होती हैं यानी आपका जो सिंथेटिक वैरायटी है ये आपका कंपोजिट वैरायटी से बेटर होती हैं, ठीक है। सिंथेटिक वैरायटी जो है आपका कंपोजिट वैरायटी से उनकी गुणों और उपज दोनों में बेहतर होती हैं। संश्लिष्ट फर्स्ट की उपज संश्लिष्ट सेकंड से अधिक होती है। जो संश्लिष्ट यानी सिंथेटिक फर्स्ट है, सिंथेटिक सेकंड से अधिक बेहतर होती है, ठीक है, ईल्ड में, उपज में, ठीक है। आगे चलते हैं। संकर ओज में अंतः प्रजनन ह्रास, इस टॉपिक से संबंधित कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। तो संकर ओज में अंतः प्रजनन ह्रास से संबंधित, तो संकर ओज यानी हेट्रोसिस जो टर्म है 1914 में किसने इस टर्म को क्वाइंट किया था, तो वो GH सल थे। GH सल ने 1914 में हेट्रोसिस टर्म जो है क्वाइंट किया था।
हेट्रोबैक्टीरियोसिस जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किया था विर्जर ने, ठीक है। विर्जर उनके साथियों ने 1968 में, ठीक है, 1968 में विर्जर एवं उनके साथियों ने हेट्रोबैक्टीरियोसिस टर्म को क्वाइन किया था। हेट्रोबैक्टीरियोसिस टर्म किसने क्वाइन किया था? तो इसको किया था विर्जर ने और उनके साथियों ने। किस ईयर में? 1968 में। आगे चलते हैं। गाजर लूसर्न, ठीक है, गाजर लूसर्न में बहुत अधिक अंतः प्रजनन ह्रास होता है, ठीक है। तो हाई ब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, हाई ब्रीडिंग डिप्रेशन किसमें पाया जाता है? तो गाजर और लूसर्न में, ठीक है। संकर ओज की प्रभाविता की परिकल्पना को सबसे पहले डेवनपोर्ट ने 1908 में प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो संकर ओज की प्रभाविता परिकल्पना को सबसे पहले डेवनपोर्ट ने 1908 में प्रस्तुत किया था। आगे चलते हैं। प्याज और कुकरबिट्स एवं सूरजमुखी में निम्न अंतः प्रजनन ह्रास होता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधिक अंतः प्रजनन ह्रास किसमें? गाजर लूसन में। और निम्न अंतः प्रजनन ह्रास सबका प्याज कुकरबिट्स सूरजमुखी में। इसको पढ़ाया गया है, तो याद होगा जिन लोगों ने पढ़ा होगा इसको, ठीक है। तो आगे बस खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ये वीडियो लेक्चर प्लांट ब्रीडिंग इस विषय पर संबंधित, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसको एक बार 2 बार अगर आप इसको रिवाइज करके देख लेंगे, ठीक है, इसको रिपीट कर लेंगे, ठीक है, रिवाइज कर लेंगे, तो सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ऐसा इसमें कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए। सारी चीज़ें बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखी हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बस आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद।